हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स और एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 15 में हम लोग हैं, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की बात हम लोग कर रहे हैं। पार्ट 5 में इस चैप्टर को आज हमने बात करनी है। पिछले 4 पार्ट में हम काफ़ी कुछ चीज़ें जान चुके हैं, सीख चुके हैं। नेशनल इनिशिएटिव्स के बारे में, जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं उनके बारे में जाना है। साथ ही साथ हम लोगों ने पिछले 2 पार्ट्स में अबाउट द ग्लोबल इनिशिएटिव्स, जो यूनेस्को का MAB है, दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, उसके तहत जो बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात करी है। साथ ही साथ हमने देखा कि इंडिया में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, कब कब उनको डिक्लेयर किया गया है। और पिछले लेक्चर में स्पेसिफिकली हम लोगों ने एक लिस्ट की बात की है, दैट इज अबाउट दी WNBR, दैट इज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। कब किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व को WNBR की कैटेगरी में या लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, क्या उसके क्राइटेरियाज वगैरह हैं, वो सब चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखी है। और हमने वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेटेस्ट पॉइंट भी देखा कि कौन सा ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको WNBR की साइट में सबसे लेटेस्ट अभी ऐड किया गया है इंडिया में। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट जो है अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर का और बचा हुआ है, दैट इज अबाउट दी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। उसके बारे में आज हम लोग अपना डिस्कशन इस लेक्चर में करेंगे। ठीक, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जल्द से जल्द, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन हमारी तरफ से जो भी वीडियो पोस्ट होता है उसके नोटिफिकेशन आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो। और इस पूरी के पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेस जो है वो मिल जाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल रेट का ये कोर्स है और इस पर जाके आप एनरोल कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस बिना किसी ऐड के, एडवर्टाइजमेंट फ्री वीडियोस, साथ ही साथ PDF नोट्स जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। कभी भी आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और चैप्टर वाइज क्विजेज वहाँ पर अपडेट किए जा रहे हैं, सो दैट कि आप लोग इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट की, इस पूरे के पूरे जो कोर्स है उसकी तैयारी हमारे साथ, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कर सके। तो चलिए फिलहाल हम लोग अपना जो डिस्कशन है चैप्टर 15 प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के पार्ट 5 के साथ कंटिन्यू करते हैं। देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की हम बात करेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए इसके बारे में कुछ चीजें, फिर हम जानेंगे कि कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो कंसेप्ट है ये पुट फोर्थ बाय नॉर्मन मेयर्स इन 1988। तो नॉर्मन मेयर्स नाम याद रख सकते हैं, छोटे मोटे एग्जाम SSC, रेलवेज, PCS में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा आगे किया गया था। तो इट वाज पुट फोर्थ बाय नॉर्मन मेयर्स इन द ईयर 1988। ठीक, अब टू क्वालिफाई एज अ हॉटस्पॉट अ रीजन मस्ट मीट 2 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। अब किसी भी रीजन को हॉटस्पॉट में शामिल करने के लिए या उसको हॉटस्पॉट का दर्जा देने के लिए उसको क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने चाहिए, ठीक है, या मस्ट होने चाहिए। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला है स्पीशीज एंडेमिज्म, मतलब इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक्स। ठीक, यानी कि कम से कम 1500 स्पीशीज उस रीजन में ऐसे होने चाहिए जो एंडेमिक होने चाहिए। एंडेमिक का मतलब आप लोगों को पहले से ही पता है, नेटिव जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, इन्वेजिव स्पीशीज, एक्सोटिक स्पीशीज नहीं होने चाहिए। कम से कम 1500 स्पीशीज जो है वो नेटिव होने चाहिए। ठीक, और डिग्री ऑफ थ्रेट की अगर हम बात करें तो मतलब इट हैज टू हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट। उसका 70% ओरिजिनल हैबिटेट जो है वो लॉस हो गया होना चाहिए। यानी कि आज की डेट में अगर हम बात करें तो कहीं कहीं पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये जो वैल्यू है 70 की 30% लिखाई भी देगी। ठीक है, लेकिन वो 30% क्या है, यहां पर लिखा गया है कि 70% लॉस हो गया है, यानी कि 30% ही जो है वो अब क्या है, रिमेनिंग है। ठीक है, रिमेनिंग कितना है, 30%। तो ये चीज भी आपको कहीं पर देखने को मिल सकती है कि 30% रिमेनिंग लिखा हो सकता है या फिर 70% लॉस्ट, बात दोनों एक ही है। ठीक, तो ये 2 क्राइटेरिया हो गए। इसके बाद each biodiversity hotspot represents a remarkable universe of extraordinary floral and faunal endemicity
स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव इन रैपिडली श्रिंकिंग इकोसिस्टम्स। तो वही जो ऊपर दो क्राइटेरियाज लिखे गए हैं उसी को यहां पर एक ही सेंटेंस के अंदर क्या कर दिया गया है, समराइज कर दिया गया है। यानी कि यहां पर रिमार्केबल यूनिवर्स होना चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लोरल एंड फॉनल एंडेमिसिटी का, यानी कि फ्लोरा एंड फौना होने चाहिए। रिमार्केबल यूनिवर्स मतलब वैल्यू बताई गई है जैसे ऊपर कि 1500 से ज्यादा होने चाहिए, और वो कैसे होने चाहिए, एंडेमिक, यानी कि मैंने आपको बताया नेटिव होने चाहिए, नॉन स्पीशीज, नॉन इन्वेजिव और नॉन एक्सोटिक होने चाहिए। ठीक, और उसके बाद लिखा है स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव इन रैपिडली श्रिंकिंग इकोसिस्टम्स। तो स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव का मतलब क्या हो गया, जैसे ऊपर लिखा है कि 70% लॉस्ट हो जाना चाहिए, वही मतलब है कि 70% लॉस हो गया है, यानी कि वो स्ट्रगल कर रहा है। ठीक, इसके बाद over 50% of the world's plant species and 42% of all terrestrial vertebrate species are endemic to the 35 biodiversity hotspots। जो 35 biodiversity hotspots हैं उसमें क्या है कि 50% से ज्यादा, ओवर 50% ऑफ द वर्ल्ड की प्लांट स्पीशीज, यानी कि फ्लोरल स्पीशीज हो गई 50% से ज्यादा, और 42% जो है दैट इज ऑफ एनिमल, या आप कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट या फिर फॉनल स्पीशीज। ठीक है, ये क्या है, दे आर एंडेमिक टू द 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ठीक है, कहीं कहीं पर ये वैल्यू आपको 34, 36 कुछ भी दिख सकती है, पर ये जो ऑफिशियल आपका कंजर्वेशन इंटरनेशनल है जो इसको डिक्लेयर करता है, उसकी वेबसाइट पर डेटा यही दिया गया है 35, तो आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर ये मैप की हेल्प से मैंने आपको दिखाया है ऑल दीज 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सारे के सारे आप लोग याद नहीं रख पाएंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। कौन कौन से याद रखने हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको जो इंडिया में है वो तो याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया में सबसे पहले एक है दैट इज द हिमालयाज। ठीक है, देन वी हैव द वेस्टर्न घाट्स एंड द श्रीलंका, देन वी हैव इंडिया का जो आपका अंडमान एंड निकोबार का रीजन है दैट इज द सुंडालैंड, और एक चौथा है जो यहां पर आपका नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा सा रीजन है दैट इज द इंडो बर्मा। तो ये चार जो है वो इंडिया के हैं, ये आपको जरूर याद रखने हैं। इसके बाद कुछ ऐसे भी हैं जो सबसे ज्यादा जिनको नुकसान पहुंचा है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, बस इसके अलावा सारे के सारे आप याद एज सच नहीं रख सकते और ज्यादा याद रखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें से कुछ हॉट स्पॉट है जिनको बोला जाता है हॉटेस्ट हॉट स्पॉट्स। ये थोड़ा सा देखेंगे हम क्या है। सम हॉट स्पॉट्स आर मच रिचर देन अदर्स इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर ऑफ एंडेमिक्स। तो जैसे हमने बोला कि 1500, एटलीस्ट 1500 से ज्यादा स्पीशीज क्या होने चाहिए, एंडेमिक होने चाहिए। अब कुछ हॉट स्पॉट्स ऐसे हैं जो 1500 से ज्यादा एंडेमिक है और जहां पर मोर देन 70% की जो स्पीशीज रिचनेस है वो लॉस्ट हो चुकी है। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो कोई भी जो रीजन है वो क्या बन जाएगा, दैट रीजन विल बिकम अ हॉट स्पॉट। ठीक है, अब जितने भी रीजन यहां पर हॉट स्पॉट बने हैं वो कितने हैं टोटल, 35। अब ये 35 के 35 में ऐसा तो नहीं होगा कि स्पीशीज रिचनेस भी इतनी ही होगी और लॉस्ट भी इतना ही होगा। ठीक है, कम बाकी हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर क्या लिखा है कि कुछ हॉट स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पर जो एंडेमिक स्पीशीज है, यानी कि जो 1500 स्पीशीज की बात की जा रही है वो उससे काफी ज्यादा है। ठीक है, मच रिचर है, पहली बात। उसके बाद 5 फैक्टर्स जो है वो यहां पर बताए गए हैं। 5 की फैक्टर्स हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड दोज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टॉप्स द लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू दीज 5 फैक्टर्स आर कंसिडर्ड एज हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स। ठीक है, यानी कि सबसे पहली बात तो यहां पर यह लिखी है कि कुछ हॉटस्पॉट्स ऐसे हैं जहां पर जो स्पीशीज का एंडेमिज्म है वो ज्यादा है, एटलीस्ट 1500 होने चाहिए, उससे कहीं ज्यादा है। तो एक तो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट वो हो सकते हैं। बाकी यहां पर आपको नीचे देखिए 5 फैक्टर बताए गए हैं। इन 5 फैक्टर के आधार पर जो भी हॉटस्पॉट टॉप करता है, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, दे आर कंसिडर्ड एज द हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स। ठीक, अब देखिए ये 5 फैक्टर क्या क्या है। एक तो एंडेमिक प्लांट, यानी कि ये फ्लोरा रिलेटेड हो गया। ठीक है, एंडेमिक वर्टिब्रेट, दिस इज रिलेटेड टू द फौना। उसके बाद एंडेमिक प्लांट और एरिया का रेशियो, यानी कि कितने एरिया में कितने परसेंटेज जो है वो प्लांट्स हैं, तो परसेंटेज का रेशियो हिसाब से यहां पर लिया गया है, दैट इज स्पीशीज पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। देन ये आपका एनिमल रिलेटेड हो गया, यानी कि फ्लोरल फौना रिलेटेड हो गया, एंडेमिक वर्टिब्रेट्स पर रेशियो। ठीक है, और तीसरा जो लास्ट क्राइटेरिया है, द 5th वन, दैट इज रिमेनिंग प्राइमरी वेजिटेशन एज परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल एक्सटेंट, जिसके लिए मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मिनिमम मस्ट बी 70%। तो 70% से ज्यादा वाले जो है वो जितने ज्यादा यहां पर होते चले जाएंगे वो क्या है, वो आपका हो जाएगा हॉटेस्ट हॉटस्पॉट। तो यानी कि आप समझ सकते हैं ये जो 5 फैक्टर है ये उन्हीं दोनों पॉइंट पर आधारित है। ठीक है, कि एंडेमिक प्लांट, एंडेमिक और वर्टिब्रेट्स, एंडेमिक प्लांट्स पर एरिया रेशियो, एंडेमिक वर्टिब्रेट्स पर एरिया रेशियो, ये चार के चार जो है आपके पहले वाले, ठीक है ना,
ये देखिए आप, ये चारों जो है दीज आर रिलेटेड टू द प्लांट और उसके एंडेमिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, दीज आर रिलेटेड टू एंडेमिज्म एंड दिस इज रिलेटेड टू द थ्रेट, यानी कि जो डेंजर हुआ है उससे रिलेटेड है कि कितना प्रतिशत अब वहां पर बचा हुआ है, रिमेनिंग है, ठीक, ये आप समझ गए बात। तो ये इन पांचों के आधार पर जो भी हॉट स्पॉट टॉप करता है दैट बिकम्स दी हॉटेस्ट हॉट स्पॉट्स, ठीक। अब उसी के आधार पर देखिए जो 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट्स इन टर्म्स ऑफ 5 फैक्टर्स हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है मैडागास्कर, ठीक है, देन वी हैव द फिलीपींस, देन वी हैव सुंडालैंड, देन वी हैव ब्राजील्स अटलांटिक फॉरेस्ट, कैरेबियन, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका एंड ईस्टर्न आर्क एंड कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ तंजानिया एंड केन्या, ठीक। अब इसमें से जो ये 8 तो आपको याद रखने हैं, ठीक है, इंडिया के 4 याद रखने हैं, 8 ये याद रखने हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि इन 8 में से जो 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट्स है उसमें से इंडिया से रिलेटेड कौन कौन से हैं, ये 2 हैं, ठीक है, वन इज सुंडालैंड एंड अनदर वन इज 3 है, इंडो बर्मा और एक ये वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया का पोजीशन इसीलिए इकोलॉजी के मामले में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। पहली बात तो 35 में से 4 हॉट स्पॉट्स इंडिया में है और 8 हॉटेस्ट में से भी 3 इंडिया में है, ठीक। अब देखिए these 8 hottest hot spots appear at least 3 times in the top 10 listings for each factor। जो each factor है उसकी जब भी लिस्टिंग हम करते हैं तो उसमें टॉप 10 में ये 8 हॉट स्पॉट्स आते हैं, इसीलिए इनको हॉटेस्ट हॉट स्पॉट्स बोला गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इंडियन बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में आपको बताया कि 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है हिमालय, दूसरा है इंडो बर्मा, तीसरा है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका और चौथा है सुंडालैंड। तो वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका जो है वो एक ही माना जाता है, ठीक है। अब ये देखिए मैप में भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, सो जल्दी से आप समझ जाइए। दिस वन इज हिमालयाज, ठीक है। हिमालयाज में आप कहीं कहीं पर देखेंगे वी हैव द ईस्टर्न हिमालयाज एज वेल, ठीक है। तो हिमालयाज और ईस्टर्न हिमालयाज आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज। एंड देन वी हैव जो आपका इंडो बर्मा वाला रीजन है, दिस इज दिस वन, इंडो बर्मा, ठीक है, दिस इज इंडो बर्मा। यहां आप देखेंगे जो आपका इस तरफ है आइलैंड की तरफ, दैट इज योर सुंडालैंड, ठीक। और इस तरफ वाले जो है दिस इज योर वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका ये वाले हो गया, समझ गए आप। तो ये बेसिकली 3 ही है, मतलब 4 है, सॉरी, ठीक है। हिमालयाज और ईस्टर्न हिमालय जो है वो एक ही में लिया जाता है। देन वी हैव द इंडो बर्मा, सुंडालैंड एंड द वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, ठीक है। तो इंडिया के 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स याद रखेंगे और इसमें से भी 3 जो हॉटेस्ट हॉट स्पॉट है वो कौन कौन से हैं, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, सुंडालैंड एंड इंडो बर्मा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं जो हॉटेस्ट में है। तो ये 3 हो गए, नहीं है तो वो कौन सा हो गया जो नहीं है, दैट इज योर हिमालयाज या फिर ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए थोड़ा सा इसमें ईस्टर्न हिमालयाज हॉट स्पॉट के बारे में थोड़ा सा चीजें यहां पर दी गई हैं। द ईस्टर्न हिमालयाज इज द रीजन इनकम्पासिंग भूटान, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउदर्न एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न नेपाल। द रीजन इज जियोलॉजिकली यंग एंड शोज हाई एल्टीट्यूडिनल वेरिएशन। ये रीजन जो है यंग है, आपको वैसे भी पता है कि हिमालयाज आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा जरूर, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहां पर जो एल्टीट्यूडिनल वेरिएशन है वो काफी ज्यादा है, यानी कि जो हाइट का वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा है, मतलब कहीं पर कम है तो कहीं पर एकदम से बहुत ज्यादा है, ठीक। द एब्रप्ट राइज ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स फ्रॉम लेस देन 500 मीटर्स टू मोर देन 8000 मीटर्स। ईस्टर्न हिमालयाज में ही आप समझ सकते हैं द मोस्ट हाईएस्ट पीक या द टॉलेस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि आप ले लीजिए माउंट एवरेस्ट ले लीजिए, कंचनजंगा ले लीजिए, सारे के सारे जितने भी ईस्टर्न जो माउंटेन रेंजेस हैं द हाईएस्ट वंस वो यहीं पर अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें लिखा गया है कि जो इसका एब्रप्ट राइज है हिमालयन माउंटेन्स का 500 मीटर से कम, कहीं पर 500 मीटर से कम है और कहीं पर एकदम से जो इसकी ऊंचाई है वो बढ़ के 8000 मीटर से भी ऊपर हो जाती है। आपको पता है माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848 हाईएस्ट पीक वो यहीं पर है, ठीक है ना। तो इट रिजल्ट्स इन दी डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम्स दैट रेंज फ्रॉम एल्यूवियल ग्रासलैंड। अब जो नीचे के रीजन है वहां पर एल्यूवियल ग्रासलैंड्स है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर को बढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है अलॉन्ग विद फुट हिल्स टू टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट इन द मिड हिल्स, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो आपको पता है कि मिक्स्ड कॉनिफेरस ट्रीज आते हैं, ऊपर आपके कॉनिफेरस फॉरेस्ट आ जाएंगे हायर हिल्स में, और उसके ऊपर अगर आप चले जाएंगे जो ट्री लाइन होती है उससे अबव। ट्री लाइन क्या होती है, ट्री लाइन मैंने आपको बताया था जो स्नो का रीजन होता है उसमें एक ऐसी लाइन होती है या एक ऐसा एल्टीट्यूड होता है जिससे ऊपर पेड़ नहीं पाए जाते, ठीक है। तो अबव द ट्री लाइन आपको पता है अल्पाइन मीडोज होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर कितना ज्यादा वेरिएशन है, ठीक है। तो वेरिएशन होने की वजह से ही स्पीशीज भी ज्यादा होंगे, और स्पीशीज अगर ज्यादा होंगे तो वो जो 1500 स्पीशीज वाला क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला है दैट इज द इंडो बर्मा रीजन। द इंडो बर्मा रीजन इनकम्पासेस सेवरल कंट्रीज, ठीक है। इसमें इंडिया का थोड़ा सा पार्ट है, इसमें बाकी और कंट्रीज भी हैं। इट इज स्प्रेड आउट फ्रॉम द ईस्टर्न बांग्लादेश टू मलेशिया एंड इंक्लूड्स
नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वो है दैट इज साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, म्यांमार, सदर्न पार्ट ऑफ चाइनाज यूनान प्रोविंस, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कैम्बोडिया, वियतनाम एंड थाईलैंड। ये इंडो बर्मा का पूरा रीजन है। इंडिया में इसमें बेसिकली जो नॉर्थ ईस्टर्न का साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर का रीजन है वो वाला इसमें रहेगा। ठीक है, ज्योग्राफी वगैरह आप लोगों ने पढ़ी होगी, ब्रह्मपुत्र रिवर कहां से बहती है आप लोगों को पता होगा, तो उसके जो साउथ का रीजन है वो इसमें आता है, दैट इज इन द इंडो बर्मा। उससे ऊपर का जो रीजन होगा दैट विल बी आपका जो ब्रह्मपुत्र का रिवर जहां से अंदर आती है, अरुणाचल प्रदेश से जब टर्न लेके आती है, उससे ऊपर का जो रीजन होगा वो हिमालयास का रीजन है, और उससे नीचे का जो रीजन है दैट विल बी और इंडो बर्मा रीजन। ठीक, इसके बाद आप आ जाइए वेस्टर्न साइड में आ जाइए, दैट इज द वेस्टर्न घाट्स एंड द श्रीलंका। द वेस्टर्न घाट आल्सो नोन एज द सह्याद्री हिल्स एनकम्पासेस द माउंटेन फॉरेस्ट इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड हाईलैंड्स ऑफ द साउथ वेस्टर्न श्रीलंका। ठीक है, तो ये पार्ट इसमें है। द एंटायर एक्सटेंट ऑफ हॉटस्पॉट वाज ओरिजिनली अबाउट 1,82,500 स्क्वायर किलोमीटर्स, बट ड्यू टू ट्रिमेंडस पॉपुलेशन प्रेशर नाउ ओनली 12,445 स्क्वायर किलोमीटर और 6.8% इज इन प्रिस्टीन कंडीशन। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो थ्रेट वाली बात है वो यहां पर है। ठीक है, यानी कि हमने बोला था कि मिनिमम 30% जो है वो रिमेनिंग होना चाहिए, और यहां पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 6.8% ही जो है वो अब रिमेनिंग रहा है, तो इसलिए ये भी एक हॉटस्पॉट की क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। ठीक, द वाइड वेरिएशन ऑफ रेनफॉल पैटर्न्स इन द वेस्टर्न घाट्स कपल्ड विद द रीजन्स कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी प्रोड्यूसेस अ ग्रेट वैरायटी ऑफ वेजिटेशन टाइप्स। और यहां पर इस सब की वजह से कि यहां पर जो रेनफॉल का पैटर्न है वो काफी ज्यादा वेरी करता है। ठीक है, यहाँ की कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी है, इसकी वजह से यहाँ पर जो वेजिटेशन टाइप है वो बहुत ज्यादा है। वैरायटी और ज्यादा है मतलब क्या हो गया, ज्यादा। आप समझ सकते हैं कि जो एंडेमिज्म वाली बात है, एंडेमिज्म की जो 1500 स्पीशीज वाली क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पर फुलफिल हो रही है। ठीक, दीज इंक्लूड स्क्रब फॉरेस्ट इन द लो लाइंग रेन शेडो एरिया। जो रेन शेडो एरिया है, रेन शेडो एरिया क्या होता है आपको पता होगा, जो लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन में होता है ना, तो वहां पर स्क्रब फॉरेस्ट है क्योंकि वहां पर बारिश कम होती है। ठीक, and the plains deciduous and tropical rainforest up to 1500 meters and unique mosaic of mountain forest and rolling grasslands over 1500 meters। तो ये सारे के सारे वहां पर स्पीशीज की रिचनेस आप देखिए कितनी ज्यादा है, तो इस वजह से ये भी एक हॉटस्पॉट का क्राइटेरिया फुलफिल करता है। ठीक, श्रीलंका की अगर हम बात करें तो डाइवर्सिटी इंक्लूड्स ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, वहां पर ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट से लेकर आपके डिप्टेरोकार्पस डोमिनेटेड रेन फॉरेस्ट भी है। ठीक है, डिप्टेरोकार्पस इज अ टाइप ऑफ अ फॉरेस्ट, ज्यादा इस पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या वर्ड है, ध्यान रखेंगे। श्रीलंका में जो एक तरीके के फॉरेस्ट है दैट इज डोमिनेटेड रेन फॉरेस्ट, वहां पर कैसे है, दैट इज डिप्टेरोकार्पस। ठीक, और साथ ही साथ वहां पर ट्रॉपिकल माउंटेन क्लाउड फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे स्पीशीज रिचनेस होने की वजह से ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद लास्ट एक टॉपिक इसमें और दिया हुआ है, दैट इज अबाउट द बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट्स। अब ये कोल्ड स्पॉट्स क्या होते हैं, हॉट स्पॉट तो हम समझ गए, कोल्ड स्पॉट देखते हैं क्या है। एरियाज दैट हैव रिलेटिवली लो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि इन रीजन्स में क्या है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी क्या है, ज्यादा नहीं है, कम है, बट आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग अ हाई रेट ऑफ हैबिटेट लॉस। लेकिन यहां पर जो हैबिटेट लॉस है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, यानी कि लॉस तो है लेकिन बायोडाइवर्सिटी और जो इस आप कह सकते हैं रिचनेस है या बायोडाइवर्सिटी है वो ज्यादा नहीं है, तो उनको बोला जाता है कोल्ड स्पॉट। ठीक, ऑल्दो आवर बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट इज लो इन स्पीशीज रिचनेस, it can also be important to conserve as it may be the only location where a rare species is found। अब ये कोल्ड स्पॉट जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, यहां पर स्पीशीज की रिचनेस तो बहुत कम है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहां पर कोई ऐसी रेयर स्पीशीज पाई जाती हो जो सिर्फ इसी रीजन में हो, है ना, तो उसको कंजर्व करना जरूरी है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक्सट्रीम फिजिकल एनवायरमेंट्स, यानी कि यहां पर जो टेम्परेचर है वो काफी लो काफी हाई हो सकता है, प्रेशर काफी लो हाई हो सकता है, या फिर अनयूजुअल केमिकल कंपोजिशन। Inhabited by just one or two specially adapted species are cold spots that warrant conservation because they represent unique environments that are biologically and physically interesting। तो इसलिए इन एरियाज को भी कंजर्व करना जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ रेयर स्पीशीज हो सकती है जो सिर्फ इसी रीजन में पाई जाती है और कहीं पर नहीं पाई जाती, इसलिए इनका भी क्या है, कंजर्वेशन करना जरूरी है। हालांकि यहां पर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो ज्यादा नहीं है। ठीक, चलिए इसके बाद लास्ट इसमें दिया गया है दैट इज अबाउट द इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जो है उसने सन 2010 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी घोषित किया था। इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड ऑफ द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ अवर लाइफ। ठीक है, कि धरती पे जो लाइफ है उसका सेलिब्रेशन है, और जो हमारे बायोडाइवर्सिटी की जो वैल्यू है, हमारी लाइफ के लिए जो बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू है
उसका सेलिब्रेशन के तौर पर सन 2010 को यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक, इसके बाद एक इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, दैट इज 22 ऑफ मे। यूनाइटेड नेशन ने प्रोक्लेम किया है 22 मई एज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इश्यूज, ताकि बायोडाइवर्सिटी इश्यूज को हम समझ सकें, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकें, उसकी तरफ अवेयरनेस जो है, जागरूकता को बढ़ा सकें। उसके लिए 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी घोषित किया गया है। ठीक, इनिशियली अगर हम बात करें तो 29 दिसंबर जो था वो डे था इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और ये क्यों था? इस दिन क्या हुआ था? द डेट ऑफ एंट्री इनटू फोर्स ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जो सीबीडी हुई थी। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है सीबीडी का, हालांकि आगे जाके जब हम क्लाइमेट वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे, जो सीबीडी हुआ था 1992 में, उसके बाद जब वो लागू हुआ था, ठीक है, केम इनटू फोर्स, तब 29 दिसंबर को हुआ था। तो इनिशियली 29 दिसंबर को डिक्लेयर किया गया था एज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बाय द यूएन जनरल असेंबली इन 1993। लेकिन उसके बाद सन 2000 में यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड 22 मई एज आईडीबी टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द कन्वेंशन ऑन 22 मई 1992। 22 मई 1992 को क्या था? जो ये टेक्स्ट था कन्वेंशन का, उसको अडॉप्ट किया गया था। किसका कन्वेंशन है ये? सीबीडी वाला, ठीक है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बाय द नैरोबी फाइनल एक्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस फॉर द अडॉप्शन ऑफ द एग्रीड टेक्स्ट ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि 22 मई जो है आज की डेट में वो आईडीबी है, दैट इज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 2010 को इंटरनेशनल ईयर फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी घोषित किया गया था, और पहले जो था 29 दिसंबर था। 29 दिसंबर क्यों था? क्योंकि उस दिन सीबीडी जो है वो लागू हुआ था, और उसके बाद 22 मई 1992 को जो कन्वेंशन का टेक्स्ट है उसको अडॉप्ट किया गया था। तो इसलिए आज की डेट में हम बात करें तो 22 मई इज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में इतना ही है। इसमें अब आप लोगों को पढ़ने में लग सकता है, बीच में एक टॉपिक और था, दैट वाज अबाउट दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, उसको मैंने यहां से जानबूझ के हटाया है, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वगैरह जो है वो बेसिकली आप लोग अगर अपना जो कल्चर वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर का जो सब्जेक्ट होता है, उसमें अगर उसको कवर करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए उसको यहां से हम लोगों ने हटा दिया है। ठीक है, चलिए बाकी जो यहाँ पर जितना इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट था चीजें, स्पेसिफिकली जो एमएबी रिलेटेड स्पेसिफिक चीजें थी, या जो आपके नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ संबंधित चीजें थी, वो आपको यहाँ पर सब कुछ बताई गई है। और फिर से मैं चैप्टर कंप्लीट करने से पहले आप लोगों को एक बार फिर से ध्यान दिला दूं, मैंने पहले लेक्चर से बोला था इस चैप्टर में कि अगर आप कोई भी करंट अफेयर्स न्यूज पढ़ रहे हैं, खासकर 2020 की, क्योंकि आने वाले एग्जाम जैसे कि 2021 है या 2022 है, उसमें 2020 से इंफॉर्मेशन, 2019 की इंफॉर्मेशन आ सकती है जरूर, अगर कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट, कोई रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है तो अगर आप लोग कोई भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कोई भी मैगजीन फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए, और अगर आपको कोई भी ऐसी संबंधित इंफॉर्मेशन मिलती है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आप अपने नोट्स में उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, हम इस कोर्स को पूरा होने के बाद इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल होगा तो कुछ रिसेंट डेवलपमेंट के लिए कुछ वीडियो बना के दे देंगे पूरे के पूरे सब्जेक्ट के लिए। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा और ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो साथ साथ आप लोग जरूर इसमें चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम लोग अब अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आइदर आप हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होते हैं वहां पर भी अपने जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। जो भी फीडबैक देना चाहें, सजेशन देना चाहें, वो भी आप वहां पर जरूर दे सकते हैं। बाकी इस पूरे की पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे एड फ्री, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ चैप्टर वाइज क्विजेस भी आप लोगों के यहाँ पर अपडेट किए जा रहे हैं। तो कोर्स को एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं और ये सारे के सारे बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं। कोर्स को परचेस करने में या कोर्स को एक्सेस करने में हमारी वेबसाइट के थ्रू अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर, या फिर हमारी जो ओकुल की हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी है, दैट इज support@okul.co, यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।